चलो ठीक। अच्छा जी, करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम, ये भी आपकी आउटलाइन में शामिल है टॉपिक, इसी चैप्टर में ही शामिल है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं तब की, ये सारी आपकी इसी चैप्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। जो आपकी आउटलाइन है ना, उसको देखिएगा, ये आपका है तीसरा कंटेंट है आपकी आउटलाइन का। और आई थिंक हम 4 तक कर चुके हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 4 आपके कंटेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका तीसरा कंटेंट चल रहा है और तीसरा ही चैप्टर बनता है आपका बुक में रिवीजन की। अब करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। A loop is defined as correct with respect to its pre and post conditions if and only if. If and only if, ठीक है। Whenever the algorithm variables satisfy the precondition for the loop and the loop is executed, then the algorithm variable satisfy the post condition of the loop. सिंपल टर्म में यहाँ पे उसने ये बताया कि जितनी भी आपकी लूप्स लगी होंगी आपकी एल्गोरिदम्स के अंदर, उसको हमने इस तरह एग्जीक्यूट करवाना है कि आपका जो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन है ना, वो दोनों सेटिस्फाई हो। मीन आपका कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? वो करेक्ट होनी चाहिए। तो उसको हम करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है? अगर आपका रिजल्ट जो आपने इनपुट दिया है और आप जो आउटपुट चाहते हैं उसके मुताबिक आता है, तो फिर हम इसको करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है? उसमें ये 2 चीज़ें ही आती हैं, एक तो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन आपने इनपुट अगर से सही दिया हो उसको, और बाकी जो आपने लूप्स लगाई हैं, लूप्स इनवेरिएंट्स, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पीछे देखा है कि उसके मुताबिक अगर हमने अपनी लूप्स में जो कंडीशंस डिफाइन की हैं वो करेक्ट है, ठीक है? तो हमें वो ऑब्वियसली वो आउटपुट भी वो करेक्ट देंगी, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आए हैं कि प्रूफ, थ्योरम, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ये वो चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्योरम भी उसी सेंस से है, ये टर्म्स उन्होंने ली है। बाकी इसको देख लेते हैं क्या लिखा है इसने। लेट ए वाइल लूप विद गार्ड जी, ये मैंने आपको बता दिया है। लूप मीन आपकी जो भी लूप लगी होगी, और गार्ड से मुराद आपकी कंडीशन, बी गिवन टुगेदर विद प्री एंड पोस्ट कंडीशन दैट आर प्रेडिकेट्स इन द एल्गोरिथम वेरिएबल्स, जो कि आपके एल्गोरिथम वेरिएबल में प्रेडिकेट्स होंगे। प्रेडिकेट्स मीन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जो भी आप ले लें। आल्सो लेट ए प्रेडिकेट, यहाँ पे अभी ये प्रेडिकेट उसने दिया है आई एन, जैसे हम पी एन एक्स एन, ये यहाँ पे उसने आई एन दे दिया। कॉल द लूप इनवेरिएंट, आई इनवेरिएंट के लिए, ताकि वो आसानी रहे उसको समझने में, इसलिए उसने आई लगाया यहाँ पे। इनवेरिएंट बी गिवन if the following 4 properties are true then the loop is correct with respect to its pre and post condition। अब यहाँ पे वो बताने जा रहा है कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारी, जो हम करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम देखा है अभी, हमने उसमें डिफाइन किया है कि लूप का करेक्ट होना उसमें जरूरी है, जो लूप इनवेरिएंट है। अब उसका कब हम ट्रू उसको कहेंगे? जब ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी ट्रू होंगी, ठीक है, पूरी होंगी, वो प्री और पोस्ट कंडीशन के हिसाब से। वो देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली बेसिस प्रॉपर्टी। बेसिस प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? द प्री कंडीशन फॉर द लूप implies that I0 is true before the first iteration of the loop। ये हमें कहती है कि जो बेसिस प्रॉपर्टी है ना आपकी, जब आप प्री कंडीशन आपका स्टार्ट होगा लूप का, दैट इम्प्लाइज I0 इज ट्रू, वो ट्रू होना चाहिए बिफोर द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, कि जब आपकी आइट्रेशन स्टार्ट होगी ना लूप की पहली, उससे पहले इसका ट्रू होना जरूरी है। ये हमें बेसिस प्रॉपर्टी कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? If the guard G and the loop invariant IK are both true for an integer k greater than 0, यहाँ पे k जो है आपका इंटीजर शो कर रहा है, आप इसको कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल नेम से, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या तो 0 या उससे बड़ा हो, ठीक है? बिफोर एन आइट्रेशन ऑफ द लूप, लूप की आइट्रेशन से पहले। देन I इज इक्वल टू I into k plus 1 is true after iteration of the loop। और जब लूप चल जाए तो फिर क्या हो? फिर ट्रू हो हमारा I into k plus 1, ठीक है? इंटीजर में जो हम अपना ऐड करवाएंगे 1, ठीक है? वो हमारा ट्रू होना चाहिए। ये आफ्टर दी आइट्रेशन है। और लास्ट पे जो हमारे पास है वो आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन।
करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन क्या होगा कि जो भी हमने लूप्स और चीजें जितनी भी हमने डिफाइन की हैं पहले, जो इनपुट्स डिफाइन किए हैं, अगर उसका आउटपुट ठीक आ रहा है तो वो हमारी करेक्टनेस जाहिर करेंगी किसकी, पोस्ट कंडीशन की। ठीक है। If n is the least number of iteration after which g is false and in is true, then the value of the algorithm variable will be as specified in the post condition of the loop. Mean कि जब आपकी कंडीशन जब तक आपकी ट्रू है तब तक तो उसने चलना ही चलना है। यहाँ पे गार्ड से मुराद यही है, आपकी जो कंडीशन होगी आपके लूप के अंदर। ठीक है। तो बाद में जब वो करेक्ट मीन के जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट आपको मिल जाता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन। आगे प्रूफ दे रहा है एक, लेट आई इंटू एन बी ए प्रीडिकेट दैट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज 1 to 4, मीन सारी वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है ऑफ द लूप इनवेरिएंट थ्योरम। प्रॉपर्टीज 1 and 2 एस्टेब्लिशेस दैट, जो 1 और 2 है वो क्या एस्टेब्लिशेस करती है, फॉर ऑल इंटीजर n greater is equal to 0 if the while loop iterates n times then in is true। कह रहा है कि जितने भी हमारे पास इंटीजर होंगे और जब तक वो n मीन 0 या 0 से ग्रेटर है, इफ द while loop iterates n टाइम, अगर हमारी while loop है वो n टाइम आइटरेट करती है तो देन in जो है वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है। ये हमें प्रॉपर्टीज कौन सी स्टेब्लिश करती हैं, एक पहली और एक दूसरी। उसके बाद प्रूफ आ जाता है आपका, property 3 indicates that the guard G becomes false after a finite number n of iterations। Property 3 indicates that the guard G becomes false after a finite number n of iterations। ये 3 जो है हमें डिफाइन करती है कि guard G जब आपका becomes false हो जाता है, मीन जब आपकी पूरी वो लूप चल चुकी है और जहां पे जाके अब ये false हो गई है, तब आपका जो n होगा वो आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ एन आइट्रेशन तब वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और ये करेक्टनेस भी ये मैं आपको बता चुका हूँ, आउटपुट से रिलेटेड है। वही अगर आपका आउटपुट ठीक आता है तो ये आपका पोस्ट कंडीशन करेक्टनेस को ज़ाहिर करता है। बाकी इसमें प्रूफ ये वही चीज़ें हैं सारी जो आपके पेपर के हिसाब से है ना, वो देखते हैं। ये तकरीबन आप कर चुके हैं। इसको देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी वो देता होता है। यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडी। अब जीसीडी फाइंड करना है 330 और 156 का। इसका अगर सोल्यूशन देखें तो आप 156 को जब आप इसका जीसीडी निकालेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर में 18 आ जाएगा और क्वेश्चन में 2। और जैसे ही हम इसको नेक्स्ट लेके जाएंगे दूसरे स्टेप में तो 156 आपके पास अब डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर में आपके पास 18 आ जाएगा जो क्या आपका रिमाइंडर था पहले। ठीक है। और क्वोशंट में आपके पास देन 8 आ जाएगा सेकंड स्टेप में और रिमाइंडर में फिर 12 आ जाएगा। इसी तरह जैसे आप जीसीडी निकालते हैं थर्ड स्टेप में फिर आपका ये 12 यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली ये आपका जब डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर में आपका 6 बचेगा और ये आपका जीसीडी निकल आएगा। और ये तब तक हमने करते रहना होता है जब तक हमारा नंबर जो है वो डिवाइजर से मीन डिवाइजर जो है वो उससे छोटा नहीं हो जाता। ठीक है। तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं जो डिविडेंड है। डिविडेंड को हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक वो डिवाइजर से बड़ा है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप फाइनल में किया तो ये अभी मजीद हो रहा था डिवाइड। ठीक है। जब हम इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है 12, तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 बचा और क्वेश्चन में हमारे पास 2। तो हैंस जीसीडी जो 330 और 156 है वो आपके पास 6 आ गया। ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं जीसीडी। अब वही फार्मूला आप इसमें अप्लाई करके देख लें कि जो हम पहले करके आए, डिवाइड 333 बाय 156। अब अगर उसी तरह n इज इक्वल टू डी डॉट क्यू प्लस आर अगर करके देखेंगे तो आपके पास वही नंबर आएगा। ठीक है। 156 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 18, ये बाय क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम जो हम पहले कर आए हैं। ठीक है। उसके मुताबिक इसको हमने देखना है। तो अगर ये वही नंबर आता है तो आपका ये जीसीडी करेक्ट है। ये तरीकाकार होता है।
इसी तरह उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, डिवाइड 156 बाय 18, ये आप करके देखेंगे तो ये भी उसी तरह आएगा, ठीक है। ये आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर देगा। और फिर बाद में आप डिवाइड 18 बाय 12, ये नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया था, ये आपको वही नंबर देगा, ठीक है। ये वही आपको क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम के रेलेवेंट ही लेकर चल रहा है, ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं एल्गोरिदम्स के। ये भी सेम एज इट इज वही है जो फाइनल स्टेप हमने किया था, ठीक है। फाइनल में आके वो आपको वही नंबर देगा, 12 देगा, ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। अब ये आप करके देखिएगा, ठीक है। जितने भी जीसीडी वाले क्वेश्चन है आपके पेपर में भी आए हुए होंगे, उसको आपने देखना है, उसको करने की कोशिश करनी है। और जो ये क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम था उसको अप्लाई करके देखिएगा इसमें, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतनी खास नहीं है चीजें करने में जो आपके रिलेटेड हो। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर जी, क्लियर है। आपने ना ये अपने पेपर देखने की कोशिश करनी है इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो ये ज़रूरत ही नहीं है करने की, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम उनको तो आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो करने की कोशिश करें। इनमें आप देखें कि वो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एक तो आपको ज़्यादा वैसे इसमें डिटेल में नहीं हो जाता। आप अगर अपने पेपर देखेंगे तो उसमें या तो उसने जीसीडी से रिलेटेड या मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। और या तो उसने डेफिनेशंस में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे होंगे इस चैप्टर में। बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो, यस सर, इसमें मैंने कुछ और करने वाले। पास्ट पेपर्स देखे थे, उसमें जीसीडी आया हुआ था। वही ये इसमें से ही पूछता है, या जीसीडी का पूछेगा आपको या मोड से रिलेटेड। मोड भी वही होता है, रिमाइंडर ही होता है। आप उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अगर उसमें अगर ना समझ आई, आप पहले तो करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर ना समझ आई, मोड वाले भी देखिएगा, अगर मोड वाले क्वेश्चन हुए तो फिर उनको कर लेंगे, ठीक है। वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन आपको कंसेप्ट बस समझ आने चाहिए, इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ये आप डीपली जाएंगे जब डाटा स्ट्रक्चर एंड और वो एल्गोरिथम मॉड, जो पढ़ते हैं। ठीक है, वो जो मॉड वाले एक दफा एक आधा क्वेश्चन आप करवा दीजिएगा ना, ताकि अगर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें पता हो कि ठीक कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। वैसे मैं उसका इधर भी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता चलता हूँ। मोड होता है, ये देखें, मोड होता है जैसे ये 12 था हमारा डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइजर था 6। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा, ठीक है। और क्वोशिएंट में आपके पास क्या आया, 2। अब रिमाइंडर में जो आपके पास 0 आया, इसको ही हम मोड बोल देते हैं। मोड की सेंस में जो रिमाइंडर आपका मोड ही होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे, अगर ना समझ आई फिर भी ये मोड आपका रिमाइंडर ही होता है आपका। आप ये करेंगे क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगी। ये आपने करने की कोशिश कर रही है। बाकी आप जो है इसमें ज़्यादा वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टॉपिक्स जो है आपके करने वाले हैं, बस और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी जो आपने डेफिनेशंस देखनी है कि वो जो आई हुई हैं एल्गोरिदम से रिलेटेड, या प्री पोस्ट कंडीशन आई थिंक उसने पूछा था, या कुछ ऐसी चीज़ें और पूछी होंगी। बाकी इससे रिलेटेड इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। जी ठीक हो गया। चलें ठीक है इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स भी आज कम थे, बाकी अब देखते हैं इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इसको करने का आप वही ट्राई करें, बाकी ओके इंशाल्लाह सर। कल देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी मैं भेज दूंगा।